चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग आज नंबर ऑफ इंटीग्रल सॉल्यूशन। इसका परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन में बहुत ही ज़्यादा स्कोप है, बहुत ही अलग अलग तरह के डोमेन में इस पे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। लेकिन इस टॉपिक को मैं डिस्कस करूं इससे पहले मैं आपको बस 5-10 मिनट बायनोमियल की एक सीरीज़ को डिस्कस करना चाहूँगा। वो इम्पॉर्टेंट है, कई बार बच्चों को वो चीज़ आ रही होती है, कई बार वो चीज़ बच्चे मिस भी कर रहे होते हैं। वो ये है, जब आप पढ़े होंगे बायनोमियल थ्योरम फॉर एनी इंडेक्स, तो वहाँ आपने पढ़ा होगा 1 माइनस एक्स की पावर माइनस एन, 1 माइनस एक्स की पावर माइनस एन। इसके बारे में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि ये क्या हो जाता है अगर n आपका कोई नेचुरल नंबर है। इफ n इज ए नेचुरल नंबर देन दिस इज इक्वल टू 1 प्लस माइनस एन बाई 1 फैक्टोरियल इंटू माइनस एक्स प्लस माइनस एन इंटू माइनस एन माइनस 1 बाई 2 फैक्टोरियल इंटू माइनस एक्स की पावर 2 प्लस माइनस एक्स इंटू माइनस एन माइनस 1 इंटू माइनस एन माइनस 2 बाई 3 फैक्टोरियल इंटू माइनस एक्स की पावर 3 एंड सो ऑन। इस तरीके से ये चलता है बायनोमियल थ्योरम फॉर एनी इंडेक्स। आप इसको कह सकते हो, ये मैंने क्या लिखा है, तो बायनोमियल थ्योरम फॉर एनी इंडेक्स। ठीक है बच्चों, ये चीज होती है। इसको मैं जरा सा सिंप्लीफाई कर देता हूं, तो इसको आप लिख सकते थे 1, देखो माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस एन एक्स प्लस ये माइनस माइनस प्लस और ये माइनस एक्स का स्क्वायर है तो प्लस ही रह गया, तो ये n प्लस 1 इंटू एन बाई 2 फैक्टोरियल एक्स स्क्वायर प्लस n प्लस 2 इंटू एन प्लस 1 इंटू एन बाई 3 फैक्टोरियल एक्स क्यूब एंड सो ऑन। ठीक है बच्चे, तो ये बायनोमियल थ्योरम फॉर एनी इंडेक्स को आप ऐसे लिखते हैं। अब अगर मैं बोलूं कि इफ n इज ए नेचुरल नंबर, इफ n is a natural number, if n is a natural number, तो उस केस में आप n को nc1 से रिप्लेस कर सकते हो, 1 प्लस nc1 x। आप इसको n प्लस 1 इंटू एन बाई 2 फैक्टोरियल को n प्लस 1 c2 से रिप्लेस कर सकते हो इंटू एक्स स्क्वायर। इसको आप n प्लस 2 इंटू एन प्लस 1 इंटू एन बाई 3 फैक्टोरियल को n प्लस 2 c3 एक्स क्यूब से रिप्लेस कर सकते हो। और अगर मैं बोलूं कि अच्छा जनरल टर्म बताओ इस सीरीज में क्या होगा, तो अगर x की पावर 2 है तो यहाँ पे c2 लिख रहे हैं n प्लस 1, अगर x की पावर 1 है तो यहाँ पे c1 लिख रहे हैं n प्लस 0, अगर x की पावर 3 है तो यहाँ c3 लिख रहे हैं, यहाँ पे n प्लस 2 लिख रहे हैं। यानी अगर मैं इसको जनरलाइज करूं तो मैं लिखूंगा n प्लस आर माइनस 1 सी आर एक्स की पावर r एंड सो ऑन। ये सीरीज आपकी चलती जाएगी। ठीक है बच्चों, तो ये जनरल टर्म की बात होगी कि अगर x की पावर r चाहिए तो उसका कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, तो n प्लस आर माइनस 1 सी आर। आप ऐसे देखना चाहेंगे तो आप पहले nc1 लिख दीजिए और उसके बाद देखिए दोनों चीजें एक एक बढ़ रही है हर अगले टर्म में। ये n प्लस 1 हो जा रहा है, ये 1 यहाँ पे 2 हो जा रहा है, ये n प्लस 1 यहाँ पे n प्लस 2 हो जा रहा है, ये 2 यहाँ पे 3 हो जा रहा है, ये n प्लस 2 अगले टर्म में n प्लस 3 हो जाएगा, ये 3 यहाँ पे 4 हो जाएगा। तो इस तरीके से अगर आप देखेंगे तो एक क्लीन पिक्चर अपने को दिखती है कि अगर 1 माइनस एक्स की पावर माइनस एन जहां पे कि n कोई नेचुरल नंबर है, कैसी चीज बनेगी बेटा, 1 माइनस एक्स की पावर माइनस 1, 1 माइनस एक्स की पावर माइनस 2, 1 माइनस एक्स की पावर माइनस 3। तो इन चीजों के लिए ये सीरीज मैंने लिखी है। मान लें अगर मुझे लिखना होता 1 माइनस एक्स की पावर माइनस 1, तो मैं क्या लिखता, 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब एंड सो ऑन। 1 माइनस एक्स की पावर माइनस 2, 1 माइनस एक्स की पावर माइनस 3, तो वो हम लोग इस रिजल्ट के हेल्प से लिखते जाएंगे। उसका की पॉइंट ये है कि अगर माइनस n है तो हम nc1 से स्टार्ट करेंगे x के साथ और फिर दोनों को एक एक बढ़ाते जाएंगे। nc1 के बाद n प्लस 1 c2, फिर n प्लस 2 c3 एंड सो ऑन। मैं 3-4 सीरीज इस पे लिख देता हूं
और फिर मैं आगे कंटिन्यू करूंगा, डायरेक्टली आ जाऊंगा फिर नंबर ऑफ इंटीग्रल सॉल्यूशन को बताऊंगा। नंबर ऑफ इंटीग्रल सॉल्यूशन के अंदर इस कंसेप्ट का बहुत ही जबरदस्त इस्तेमाल होता है बेटा, इसलिए मैंने इसको, जबकि ये पीएनसी का नहीं है, बाइनोमियल का होते हुए भी अलग से पढ़ाया है पीएनसी का बोल करके। तो आप बिल्कुल इस चीज को स्किप ना करें, इसको समझने की कोशिश करें, क्योंकि इसके बगैर नंबर ऑफ इंटीग्रल सॉल्यूशन और उससे जुड़े हुए क्वेश्चंस का होना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। आई होप कंसेप्ट इज वेरी क्लियर टू यू। अब मैं इसी के बेसिस पे 3-4 सीरीज लिख देता हूं ताकि आप उसको लिखने में कंफर्टेबल हो जाएं। ठीक है, तो देखिए अगर मैं लिखूं 1 माइनस एक्स की पावर -1, तो ये क्या हो जाएगा 1 प्लस 1c1, 1c1 यानी क्या हो गया 1 ही हो गया, x प्लस दोनों मैंने क्या बताया, दोनों एक एक बढ़ेगा तो 2c2 एक्स स्क्वायर प्लस 3c3 एक्स क्यूब एंड सो ऑन। 1 माइनस एक्स की पावर -2, 1 प्लस क्या लिखोगे 2c1, 2c1 क्या हो जाएगा बेटा 2x, ठीक है, प्लस 3c2 आप क्या लिख देंगे 3x स्क्वायर प्लस 4x क्यूब एंड सो ऑन। अगर मैं लिखूं 1 माइनस एक्स की पावर -3, अब दो तो इजी थे n या n-1 के फॉर्मेट में, इसको क्या लिखेंगे 1 प्लस 3c1x प्लस 4c2 एक्स स्क्वायर प्लस 5c3 एक्स क्यूब प्लस 6c4 x की पावर 4 एंड सो ऑन। अगर मैं लिखूं 1 माइनस एक्स की पावर -6, तो क्या लिख दोगे 1 प्लस 6c1x प्लस 7c2 एक्स स्क्वायर प्लस 8c3 एक्स क्यूब एंड सो ऑन। तो ये पैटर्न होगा बेटा, इसको जानना जरूरी है, इस चीज को लिखना, क्योंकि हम नंबर ऑफ इंटीग्रल सॉल्यूशन में इसका बहुत ही फ्रीक्वेंटली इस्तेमाल कर रहे होते हैं। कुछ बच्चे जो बाइनोमियल में कंफर्टेबल नहीं हैं वो कई बार मुझसे पूछते हैं कि सर क्या इसको हम किसी और तरीके से बता सकते हैं। तो बिल्कुल बता सकते हैं बेटा। आप देखिए कि अगर आपके पास ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब मैं बोलूं कि इंफिनिटी तक है, तो क्या हो जाएगा ये, तो ये सम ऑफ इनफाइनाइट जीपी हो जाएगा। और सम ऑफ इनफाइनाइट जीपी क्या होता है, a/1 माइनस आर, फर्स्ट टर्म है 1, r है x, तो ये ऐसे भी देखो सीरीज हो गया ना, 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब से लेकर के हम बढ़ते गए इन्फिनिटी तक। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं बेटा 1/1 माइनस एक्स। अगर आपको 1 माइनस एक्स की पावर -2 चाहिए, आप इसको एक बार डिफरेंशिएट कर दें। अगर आपको 1 माइनस एक्स की पावर -3 चाहिए, आप इसको 2 बार डिफरेंशिएट कर दें, और डिफरेंशिएट करके सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको यही कोफिशिएंट्स आते जाएंगे। तो कोई बच्चा जो ये चाह रहा है कि सर मैं बाइनोमियल के थ्रू नहीं करना चाहता, बाइनोमियल से कंफर्टेबल नहीं हूं, तो उसके लिए मेरा ये सजेशन है कि ये आप जानते हो एपीजीपी से, सम ऑफ इनफाइनाइट जीपी 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब टिल इंफिनिटी 1/1 माइनस एक्स हो जाएगा बेटा। अब आप इसको बार बार डिफरेंशिएट करते चले, एक बार डिफरेंशिएट करेंगे तो ये मिलेगा, 2 बार करोगे तो ये मिलेगा। जो कोफिशिएंट चाहिए, जो चीज चाहिए, उसको उतनी बार आप डिफरेंशिएट करते रहें। तो ये ऐसा करके मैंने बस आपको कंफर्टेबल किया है लिखने के लिए इस सीरीज को, कि जब जिस चीज की जरूरत होगी वो हम वहां से निकालेंगे नंबर ऑफ इंटीग्रल सॉल्यूशन से। किसी भी केस में आप देख सकते हैं, जैसे 6c1 7c2 8c3, देखो ये डिफरेंस सेम है, 6 - 1 5, 7 - 2 5, 8 - 3 5। इस सीरीज में आ जाओ 3c1 3 - 1 2, 4c2 4 - 2 2, 5c3 5 - 3 2, 6c4 6 - 4 2। तो ये आपको देखना होता है। ये पूरा एक एनालिसिस है बाइनोमियल थ्योरम फॉर एनी इंडेक्स का। पूरा टॉपिक हमने डिस्कस नहीं किया बेटा, उसके अंदर से सिर्फ नेगेटिव इंटीजर्स के लिए उठा करके बात जो हमारे काम में यहाँ पे आएगी उसको एक्सप्लेन किया है। सो आई होप टिल दिस पॉइंट एवरीथिंग इज क्लियर। अब हम लोग आएंगे बेटा नंबर ऑफ इंटीग्रल सॉल्यूशन पे। आपको हर एक बात लिखनी है, बहुत ही प्यारा कंसेप्ट है। इस एक कंसेप्ट पे 5-6 डिफरेंट तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो इसलिए जरूरी है कि हम बेसिक से हर एक बात को लेकर के आगे बढ़े, कैरी करें, किसी भी चीज को स्किप ना करें। और फिर उसके बाद हम लोग जैसे ये क्लास खत्म होगी, नंबर ऑफ इंटीग्रल सॉल्यूशन पे आई थिंक 2-2.5 घंटे पढ़ाना पड़ेगा, कम से कम 2 घंटे पढ़ाना पड़ेगा। ठीक है बच्चों, ठीक है बच्चों। तो अब हम लोग देखते हैं इंटीग्रल सॉल्यूशन।
इंटीग्रल सॉल्यूशन को सबसे पहले जानिए कि ये क्या होता है। ठीक है बच्चे, तो जिसमें कि सिर्फ इंटीजर जो है वो सॉल्यूशन हो सके। मैं भी दो तरह के इंटीग्रल सॉल्यूशन की बात करूंगा और मैं पहले फॉर्मूले पे नहीं जाऊंगा, थोड़ा सा लंबा होगा प्रोसेस, लेकिन मैं चाहता हूं कि हर चीज बारीकी से स्टेप बाय स्टेप आप लोग सीखें। तो मान लीजिए कि आपके पास एक इक्वेशन है x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 4 और मैं कहता हूं कि राइट द नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन। राइट द नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन, ये मैंने कहा है। और देखो बिल्कुल हम लोग बेटा बेसिक से काम करेंगे। अभी 10 मिनट से जिंदगी में बचा के कुछ नहीं होगा, कंसेप्ट को अच्छे से समझना है। तो मैंने कहा कि भाई हमारे पास है x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 4, राइट द नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन। यहां पे x, यहां पे y, यहां पे z। जो बच्चे नंबर थ्योरी जानते हैं वो जानते हैं कि नॉन नेगेटिव इंटीग्रल में 0, 1, 2, 3, 4 ये सब चीजें आएंगी, निगेटिव नहीं हो सकता है। यानी 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है। ऑब्वियसली बेटा निगेटिव नहीं हो सकता तो 4 से बड़ा भी नहीं हो सकता। तो अब देखिए कि अगर मैंने कहा कि भाई मेरा x जो है वो 4 है तो y हो जाएगा 0, 0। बिल्कुल काउंट करो बच्चों जैसे, ठीक है। यहां पे मान लो मैं बोलूं कि x है मेरा 3 तो एक हो जाएगा 1, 0 और एक हो जाएगा 0, 1। ठीक है जी, बढ़िया। अब अगर मैं कह दूं कि मेरा x है 2 तो एक तो है 2, 0, दूसरा है 0, 2 और तीसरा है 1, 1। ठीक है। अब इसके बाद मैं कह दूं कि यहां पे मेरे पास जी है 1 तो 3, 0, 0, 3, 1, 2, 2, 1। और इसके बाद अगर मैं बोलूं कि नहीं हमारा x जो है वो 0 है तो 4, 0, 0, 4। ठीक है। और अभी देखो इसमें मैं टेबल को इधर लाता हूं, इस तरफ शिफ्ट करता हूं, बात अभी बनी नहीं है बेटा, तो ध्यान देना है, थोड़ा टाइम लगेगा बेटा, लेकिन बी पेशेंट, बने रहे मेरे साथ। x, y, z तो 0, 4, 0, 0, 4 तो हम लोगों ने लिख लिया था। अब 0 के बाद 1, 3, फिर 3, 1, फिर 2 और 2। तो ये देखो ये संभावनाएं हैं, ये सिचुएशंस हैं। अब आप काउंट कीजिए तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 and 15. So there are 15 possible solution of this equation. मैंने बिल्कुल आपके सामने अभी लिखा है बेटा, ठीक है। There are 15 possible solutions and what are those solutions? Those solutions are this one. सारा आप देख रहे हैं आपके सामने है, तो मैं लिख देता हूं कि there are 15 solution. Obviously x, y, z है, इसको आप ऑर्डर्ड ट्रिपलेट भी कह सकते हो, 2 होता तो ऑर्डर्ड पेयर कहते। ऑर्डर ट्रिपलेट है x, y, z के। आपके पास टोटल 15 सॉल्यूशन है। 4, 0, 0 एक सॉल्यूशन है, 3, 1, 0 एक सॉल्यूशन है, 3, 0, 1 एक सॉल्यूशन है, एंड लाइक दैट वी विल मूव। ये हमारे पास पूरा का पूरा डाटा है। अभी क्या पूछा है बेटा? अभी पूछा है नंबर ऑफ नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन। यही अगर मैं आपसे पूछता नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन, नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन, ठीक है जी साहब। तो मैंने पूछा नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन, आप फिर से ऐसे चार्ट बनाओगे। सर अब तो क्या करें, सबसे छोटा क्या हो सकता है? 1 हो सकता है बेटा। एक्स वाई जेड 1, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 1। सर बस 3 ही है, ठीक है। सो देयर आर 3 सॉल्यूशंस, देयर आर 3 सॉल्यूशंस। तो अगर मैं नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन की बात करूं तो 3 है, और नंबर ऑफ नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन की बात करूं तो टोटल मेरे पास 15 है।
अब कोई बच्चा आप में से पूछ सकता है कि सर क्या यही तरीका है क्या, तो तब तो सर सुबह से शाम हो जाएगी। अब मान लो कि सर 10th पास करके आएंगे मार्च में और आईटी की तैयारी करेंगे और 2 साल बाद जो पेपर होगा तब तक लिखते ही रह जाएंगे सॉल्यूशन। अगर पूछ दिया x + y + z = 2 करोड़ 5 करोड़ कोई बड़ा नंबर दे दे तो 2 साल तक तो हम लोग सॉल्यूशन ही लिखते रह जाएंगे। ऐसा नहीं है बेटा, इसका एक मेथड है, प्रॉपर मेथड है, बट उस मेथड को सीखने के लिए इस टेबल को देखना जरूरी था। अब हम लोग इसका रेफरेंस लेंगे। देखिए मैं क्या करता हूं बच्चे, मैं एक बेस वेरिएबल डिजाइन करता हूं, ठीक है। ये कोई मैथमेटिकल टर्म नहीं है, आप ये मत समझ लेना कि कहीं जाओगे फेंक के मारना, अरे सर ने बोला था बेस वेरिएबल। ये मेरा आपको समझाने के लिए मैं एक कीवर्ड दे रहा हूं आपको, बेस वेरिएबल। ये मेरी तरफ से दिया गया वर्ड है, इट हैज नथिंग टू डू विथ मैथमेटिक्स। बेस वेरिएबल, ठीक है बेटा। तो ये मेरा वर्ड है, आप इसको कहीं भी बस समझने के लिए इस्तेमाल करें, आपस के डिस्कशन में इस्तेमाल करें। मैं x, y और z तीनों के लिए एक बेस वेरिएबल डिक्लेयर करता हूं k, ठीक है। और k की जो पावर है ना, k का जो एक्सपोनेंट है वो किसी मोमेंट पे उसकी वैल्यू बता रहा है। k कुछ नहीं, k बेस में नीचे बैठा हुआ, आराम से बैठा हुआ शरीफ आदमी, ठीक है। k की जो पावर है, यहां थोड़ा जगह बना लेता हूं, बेस वेरिएबल मैंने कहा तो मैं एक डिफाइन कर रहा हूं अपनी तरफ से बेस वेरिएबल। लेट्स से मैं k को कहता हूं और मैं आपसे कहता हूं कि k की जो पावर है वो किसी मोमेंट पे x की वैल्यू को बताती है। तो देखो x की वैल्यू क्या सब हो सकती है, 0 हो सकता है बेटा, x की वैल्यू क्या हो सकती है, 1 हो सकती है, x की वैल्यू 2 हो सकती है, x की वैल्यू 3 हो सकती है, x की वैल्यू 4 हो सकती है। इसी तरीके से मैंने क्या कहा, सबके लिए एक ही बेस वेरिएबल रखूंगा तो y की वैल्यू 0, 1, 2, 3 और 4, और ऐसे ही z के बारे में भी आप बात करेंगे तो z की वैल्यू भी k की पावर 0, k की पावर 1, 2, 3, 4। इसमें आप अपनी तरफ से प्लीज कुछ ना सोचें, मैं जो बोल रहा हूं बस उसको समझें, ठीक है। आप ये सब चीजों में ना पढ़ें, आप सिंपल देखें। मैं कह रहा हूं बेटा कि जो बेस तो k है, सबका सेम है, इसकी जो पावर है ना वो वैल्यू बता रही है। मान लो लेट्स से दिस इज रिप्रेजेंटिंग x, दिस इज रिप्रेजेंटिंग y, दिस इज रिप्रेजेंटिंग z। इसका मतलब है कि k की पावर 0, x की वैल्यू है 0, k की पावर 1, x की वैल्यू है 1, k की पावर 2, x की वैल्यू है 2, यहां पे k की पावर 3, y की वैल्यू है 3। अब आप इस प्रोडक्ट से जितने तरीके से k की पावर 4 को बना सकते हैं, इस प्रोडक्ट से, तीनों के प्रोडक्ट से जितने तरीके से k की पावर 4 को बना सकते हैं वो सारे के सारे आपके सॉल्यूशन है। सिंपल है। देखो आप कहोगे कि सर मैं यहां से k की पावर 0 लूंगा, यहां से k की पावर 0 लूंगा, यहां से k की पावर 4 लूंगा, ठीक है। 0, 0, 4 आपका एक सॉल्यूशन होगा, 0, 0, 4 आपका एक सॉल्यूशन है। आप कहोगे सर मैंने यहां से k की पावर 1 को उठाया, यहां से k की पावर 1 को उठाया और यहां से k की पावर 2 को उठाया, k की पावर 4 बन गई, तो 1, 1, 2 आपका एक सॉल्यूशन होगा, 1, 1, 2 आपका एक सॉल्यूशन है। और इसको आप कोरिलेट कर पाए, बस इसीलिए मैंने ये चार्ट बनाया था कि अब यहां पे पॉइंट टू पॉइंट आप देख सकें कि अदरवाइज लोगों को रियलाइज नहीं होता है कि x की पावर 4 निकाल रहे हैं, x की पावर 5 या k की पावर 10 का कोफिशिएंट क्यों निकाल रहे हैं। तो यहां पे k की पावर 4 का हम कोफिशिएंट निकालने जाएंगे, क्योंकि जितने तरीके से k की पावर, कोफिशिएंट क्या बताता है बेटा कि इतने तरीके से ये टर्म अपीयर हो सकता है। बाइनोमियल के अंदर आप देखते हो, मान लो x की पावर 5 का कोफिशिएंट 2 है, यानी 2 बार x की पावर 5 आई होगी, ये दिखलाता है। तो यहां पे जो k की पावर 4 का कोफिशिएंट होगा इस ओवरऑल प्रोडक्ट से, वो जितने तरीके से बन सकता है, क्रिएट हो सकता है, वो हमारा नंबर ऑफ सॉल्यूशन होगा। एग्जांपल मैंने आपको कहा, मान लो यहां से k की पावर 3 ले लो, k की पावर 0, k की पावर 1 ले लो, तो k की पावर 4 बन गया। तो देखो 301 आपका एक सॉल्यूशन होगा, 301 आपका एक सॉल्यूशन है। सो यू टेक एनी कॉम्बिनेशन वट एवर यू वॉन्ट and in all possible way you can create k raised to the power 4 out of this product. It will represent your solution. So that's why
coefficient of k raised to the power 4 will be total number of non-negative integral solution. Why total number of non-negative integral solution? Because your series is starting from 0. यही अगर मुझे पॉजिटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन की बात करनी होती तो मैं इसको हटा देता, मेरी जो सीरीज है वो k की पावर 1 से स्टार्ट होती। ठीक है बच्चे, सो नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन की बात है, इसीलिए मेरा जो सीरीज है वो k की पावर 0 से स्टार्ट हुआ है। मुझे क्या चाहिए, तो अब आपको क्लियर हो गया होगा, आई वॉन्ट कोफिशिएंट ऑफ k रेज टू द पावर 4। ठीक है, आई अच्छा नहीं लगता, v लिख लेते हैं। सो वी वॉन्ट कोफिशिएंट ऑफ k रेज टू द पावर 4। अब आप इसको देखिए, बड़ी सिंपल है, k की पावर 0 प्लस k की पावर 1 प्लस k की पावर, ये एक जीपी है बेटा, तो ये जीपी है और ये रिपीट हो रही है, ये जो यहां पे है, यहां पे है, यहां पे है। तो सबसे पहले तो आपको यही लिख देता हूं, इन प्रोडक्ट k की पावर 0 प्लस k की पावर 1 प्लस k की पावर 2 प्लस k की पावर 3 प्लस k की पावर 4 की पावर 3, 3 प्रोडक्ट है, तो ये पावर हो गया। ठीक है, अब इसको ध्यान से देखो, तो ये जीपी है, अगर आप इस जीपी को ध्यान से देंगे तो ये 1 माइनस k की पावर 5 बाई 1 माइनस k की पावर 3 हो गया। जीपी का सम लगा दो। ठीक है, जीपी का सम लगा दोगे, ये 1 माइनस k की पावर 5 बाई 1 माइनस k की पावर 3 है। इसको लिख सकते हो 1 माइनस k की पावर 5 की पावर 3 इंटू 1 माइनस k की पावर -3। अब ये वाली जो चीज आई है ना बेटा, ये नंबर ऑफ इंटीग्रल सॉल्यूशन के 80% क्वेश्चन में आएगी, और सिर्फ इसीलिए मैंने नंबर ऑफ इंटीग्रल सॉल्यूशन बोल के पहले बायनोमियल थ्योरम फॉर एनी इंडेक्स को एक्सप्लेन किया। अब हम लोग इसमें कंफर्टेबल हैं, अदरवाइज बार बार बताना पड़ता है कि देखो यहां से ये चीज आ गई। आपको क्या चाहिए, टारगेट है कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 4 को कलेक्ट करना। ठीक है बच्चों, कलेक्ट करो, तो 1 माइनस 3c1 बाई 1 माइनस 5 की पावर k की पावर 5 का क्यूब है, तो लिखिएगा ना, तो क्या लिखिएगा, 3c1 हो जाएगा 3 k की पावर 5 प्लस 3c2 यानी कि 3 k की पावर 10 माइनस k की पावर 15। तो ये तो हो गया a माइनस बी का होल क्यूब, ये कोई बच्चा भी सिंपल ऐसे लिख देगा बेटा। और यहां पे जो मैंने आपको बताया था वो आ जाएगा बायनोमियल थ्योरम फॉर एनी इंडेक्स, तो 1 प्लस 3c1, ठीक है, k प्लस 4c2 k स्क्वायर प्लस 5c3 k क्यूब प्लस 6c4 k की पावर 4 एंड सो ऑन। ठीक है बच्चों, अब आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए कोफिशिएंट ऑफ k रेज़ टू द पावर 4। तो जब ये 1 यहां से 1 यहां से 6c4 से मल्टीप्लाई होगा तो मुझे k की पावर 4 मिलेगी। जब ये 1 यहां पे इस टर्म से मल्टीप्लाई होगा तो मुझे k की पावर 4 मिलेगी, और वो हो जाएगी बेटा कोफिशिएंट ऑफ k की पावर 4 इक्वल टू 6c4। क्या कोई और पॉसिबिलिटीज है? नहीं है, क्योंकि ये बाकी जो टर्म है वो हायर पावर वाले हैं, तो ये किसी से भी मल्टीप्लाई होंगे तो k की पावर 5 या उससे बड़ा टर्म देंगे, उससे कोई छोटा टर्म नहीं देंगे। और यहाँ पे अगर k है तो उसके लिए इधर k की पावर 4 होना चाहिए, k स्क्वायर है k क्यूब होना चाहिए, k क्यूब है k स्क्वायर होना चाहिए, तो वो इधर अवेलेबल नहीं है। तो इसीलिए कोफिशिएंट ऑफ k की पावर 4 क्या हो गया, 6c4। 6c4 को लिखो, ये क्या हो जाएगा 15, 6 इंटू 5 बाई 2 दैट इज 15। तो आप देखिए कि ये टेबल बना करके हमने कितना कलेक्ट किया, 15 सॉल्यूशन कलेक्ट किया, और यहाँ पे प्रोसीजर से भी हमने 15 सॉल्यूशन को कलेक्ट किया है। ठीक है बच्चे, तो ये बेसिक वर्किंग होती है नंबर ऑफ इंटीग्रल सॉल्यूशन की। दिस इज द थिंग इन विच डेरिवेशन इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। मैं इसका फॉर्मूला भी आपको बताऊंगा, फॉर्मूला लेकिन कई जगह काम करेगा, कई जगह नहीं करेगा। कई बार आपको बार बार 80% क्वेश्चंस में आपको इस सीरीज को लिखने की जरूरत पड़ेगी। वो क्या चैलेंज आएंगे, कैसे होंगे, उसको हम लोग बाद में देखेंगे बेटा। बट फिलहाल के लिए आप ये समझिए कि नंबर ऑफ नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन के केस में ये बातें हुई हैं, और यहां से हम लोगों ने कोफिशिएंट ऑफ k रेज़ टू द पावर 4 को ऑब्टेंड किया है। आई होप टिल दिस पॉइंट एवरीथिंग इज क्लियर टू यू। तो यहां तक हमने बस बेसिक इंट्रोडक्शन देखा है, व्हाट इज इंटीग्रल सॉल्यूशन,
what is non-negative integral solution, what is positive integral solution and how to obtain। ये एक बेसिक प्रोसीजर मैंने दिखलाया है। अब मैं रिजल्ट को भी डिराइव करूंगा, मैं उसमें भी पीछे नहीं हटूंगा, वो भी आपको पूरा बताऊंगा। बट अब जब मैं रिजल्ट बताने जाऊंगा तो आप बेटर वे में कनेक्ट करेंगे, क्योंकि ये चीजें यहां पे अब कंफर्टेबली आप समझ चुके हैं। ठीक है बच्चों, अगेन बता दे रहा हूं, बेस वेरिएबल हम बस अपनी सहूलियत के लिए यहां पे रख रहे हैं। इसकी जो पावर है वो किसी मोमेंट पे x की या y की या z की वैल्यूज को बता रही है। ठीक है बच्चे, और जो चाहिए होता है उसके कोफिशिएंट को ढूंढते हैं। चलिए, तो अब हम लोग बढ़ते हैं इसके थ्योरेटिकल डेरिवेशन की तरफ। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग एक फॉर्मल डेफिनेशन की तरफ, या डेफिनेशन तो हो ही गया, एक फॉर्मूले को ऑब्टेन करने की कोशिश करते हैं। तो नंबर ऑफ नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन of the equation, number of non-negative integral solution of the equation x1 plus x2 plus x3 plus xr equal to n। मान लीजिए कि आपको ये इक्वेशन मिल जाता है बेटा कि x1 plus x2 plus x3 plus xr, क्योंकि आप नहीं जानते हो कितने वेरिएबल होंगे, तो इसीलिए हम लोग xr तक जा रहे हैं, इक्वल टू n। इसका नंबर ऑफ नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन निकालना है। तो अब दोबारा से वही एक बेस वेरिएबल का कंसेप्ट आ जाएगा। x1 के लिए, x2, x3, xr के लिए तो मैं लिखता हूं कि भाई k की पावर 0 प्लस k की पावर 1 प्लस k की पावर 2 से लेकर के k की पावर n। मान लो ये हो गया किसके लिए, x1 के लिए। सिमिलरली किसके लिए हो जाएगा बेटा, k की पावर 0 प्लस k की पावर 1 प्लस k की पावर 2 से k की पावर n, ये हो जाएगा x2 के लिए। इसी तरीके से हम लिखते चलेंगे k की पावर 0 प्लस k की पावर 1 प्लस k की पावर 2 से लेकर के k की पावर n, किसके लिए, xr के लिए। तो भाई x1 के लिए ये हो गया, x2 के लिए ये हो गया, x3, x4, xr के लिए। तो ये जो GP बनी है इसके अंदर कितने ऐसे प्रोडक्ट हैं, r प्रोडक्ट हैं। आपको क्या चाहिए, यू नीड वी नीड कोफिशिएंट ऑफ k की पावर n इन दिस प्रोडक्ट। इस प्रोडक्ट के अंदर आपको k की पावर n का कोफिशिएंट चाहिए। ये कितनी बार है भाई, तो k की पावर 0 प्लस k की पावर 1 प्लस k की पावर n की पावर r। ये वाला जो प्रोडक्ट है ये 8 टाइम्स है। दोबारा से इस पे जीपी का वही फॉर्मूला लगा देंगे, तो 1 माइनस k की पावर n प्लस 1 बाय 1 माइनस k की पावर r हो जाएगा बेटा। और इसको दोबारा से आप लिख सकते हो 1 माइनस k की पावर n प्लस 1 की पावर r इंटू 1 माइनस k की पावर माइनस r। और इस प्रोडक्ट से आपको क्या चाहिए, तो आपको k की पावर n का कोफिशिएंट चाहिए। चलिए अब इसको लिखते हैं। इस पे तो चूंकि r देखो आपका क्या है, कोई नेचुरल नंबर है, 1 2 3 4 जैसे r है, तो डायरेक्टली आप बाइनोमियल एक्सपेंशन लगा सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस RC1 k की पावर n प्लस 1 प्लस RC2 k की पावर n प्लस 1 का होल स्क्वायर एंड सो ऑन। ये डॉट डॉट लिख के छोड़ने का क्या मतलब है बेटा, इसका ये मतलब है, देखिए कि अगर ये पहला ही टर्म k की पावर n प्लस 1 है, ये अगला टर्म उससे ज्यादा है, अगला टर्म उससे भी ज्यादा होगा, क्योंकि ये पावर बढ़ती जाएगी, स्क्वायर के बाद क्यूब फिर 4 ऐसे आता जाएगा। तो इनमें से किसी से भी मुझे k की पावर n मिलने की कोई उम्मीद नहीं है, क्योंकि इनकी जो पावर है वो ऑलरेडी अभी एग्जिस्टिंग पावर k की पावर n से बड़ी है। पावर जो n प्लस 1 है n से बड़ी है। इधर मुझे डिनोमिनेटर में k आ नहीं रहा है कि इसको कंपनसेट करता, जो भी k है वो न्यूमरेटर में आ रहा है, तो इसीलिए मैंने इसको डॉट डॉट करके लिख के छोड़ दिया, क्योंकि मुझे मालूम चल गया है कि k की पावर n यहां से नहीं मिलेगा। अब जब आप लिखिएगा 1 माइनस k की पावर माइनस r, तो ये क्या लिखेंगे आप, मैंने आपको ट्रिक बता दिया है। तो 1 प्लस RC1 k प्लस r प्लस 1 C2 k स्क्वायर प्लस r प्लस 2 C3 k क्यूब। और आपको किसकी तलाश है, आपको k की पावर n की तलाश है।
तो जनरल टर्म क्या हो जाएगा, r प्लस एन माइनस वन सी एन के की पावर n एंड सो ऑन। ठीक है बच्चों, अब यहां से देखेंगे, मैच करवाइए, तो 1 जब मल्टीप्लाई होगा इसके साथ तो k की पावर n मिलेगी, और इसके अलावा और कहीं कोई भी दूसरा टर्म नहीं है जहां से कि मुझे k की पावर n मिल सकती है। तो इसीलिए मैं डायरेक्टली लिख दे रहा हूं कि कोफिशिएंट ऑफ k की पावर n in the product is equal to n plus r minus 1 cn। आप बाइनोमियल से जानते हो बेटा, NCR इक्वल टू NCn माइनस आर, सो दिस कैन बी रिटेन एज n प्लस आर माइनस वन सी आर माइनस वन। आप जिसके साथ कंफर्टेबल हैं उसके साथ चलें। आई विल सजेस्ट कि आप इसी के साथ चलें, क्योंकि हमेशा मालूम होगा कि जो पावर लेना है वही यहाँ नीचे रखना है, तो आप कभी कंफ्यूज नहीं करेंगे। सो दिस इज कोफिशिएंट ऑफ x रेज टू द पावर दिस। तो यानी क्या मतलब हो गया, कितने तरीके से k की पावर n मिल सकती है, इतने तरीके से, इतने तरीके से। तो यही क्या हो जाएगा बेटा, ये आपका नंबर ऑफ इंटीग्रल सॉल्यूशन हो गया। तो नंबर ऑफ इंटीग्रल सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन इज, यहां मैं इसको लाइन को कंप्लीट कर देता हूं, इज इक्वल टू, क्या लिख दूं, n प्लस आर माइनस वन सी एन इक्वल टू n प्लस आर माइनस वन सी आर माइनस वन। तो आप डायरेक्टली इसको पढ़ सकते हैं और एक एज ए रिजल्ट रख सकते हैं कि नंबर ऑफ नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस xr इक्वल टू n इज इक्वल टू n प्लस आर माइनस वन सी एन और n प्लस आर माइनस वन सी आर माइनस वन। कैसे आया बेटा, तो एक प्रॉपर डेरिवेशन है यहाँ पे और ये रिजल्ट है। मैं पहले भी बोला था यहाँ पे दोनों तरह से बातें होती है, हम रिजल्ट को भी फॉलो करते हैं और डेरिवेशन इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। इसमें 70% क्वेश्चन में डेरिवेशन पे अपने को आना पड़ता है, इसीलिए मैं बार बार सबको इंसिस्ट करता हूं, डोंट स्किप द डेरिवेशन। आप ये लिखिए, ये आपके काम आएगा। अभी मैं क्वेश्चंस करवाऊंगा, उसमें मैं सिचुएशंस क्रिएट करूंगा, तो वहां पे आप देखेंगे। ठीक है बच्चों, तो एक बार आप इसको लिख लीजिए, फिर इसी के साथ मैं पॉजिटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन का भी एक फॉर्मूला लिख दूंगा, and then when I will move to the questions, I will create the situation and then we will see its beautiful application। ठीक है बच्चों, तो एक बार आप लोग इसको लिख लीजिए। ठीक है बच्चों, तो ये हम लोगों ने देखा नंबर ऑफ नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। यही अगर आपसे पूछा जाता नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस xr इक्वल टू n, तो मैं इस बार अप्रोच बता देता हूं क्या करते हैं बेटा, और फिर डायरेक्ट हम लोग रिजल्ट पे आ जाएंगे। तो हम यहां पे अब k की पावर 1 से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि पहली वैल्यू 1 हो सकती है, 0 नहीं। तो k की पावर 1 प्लस k की पावर 2 से k की पावर n इंटू k की पावर 1 प्लस k की पावर 2 से लेकर के k की पावर n कितनी बार, तो k की पावर 1 प्लस k की पावर 2 से k की पावर n r टाइम्स हम ये लिखते हैं बेटा। यहां पे फिर वही, इसमें चाहिए क्या, इसमें मुझे चाहिए वी नीड कोफिशिएंट ऑफ k रेज टू द पावर n। अब इससे हम लोग k की पावर n का कोफिशिएंट निकालते, मैं डायरेक्टली लिख देता हूं क्योंकि आगे आने वाले क्वेश्चंस में हम लोग इसको करेंगे ही बार बार। तो इससे जो कोफिशिएंट निकल के आती बेटा, वो आती n माइनस वन सी आर माइनस वन। ठीक है, तो ये आ जाता है आपको n माइनस वन सी आर माइनस वन। आप चाहे ट्राई दिस एट होम, इसमें कोई रिस्क नहीं है, बड़े आराम से आप जीपी को ले सकते हैं। यहां से चाहो तो k की पावर 1 को कॉमन ले लो, k को कॉमन ले लो, तो k को कॉमन लोगे तो k की पावर r, चूंकि सबसे एक एक k कॉमन आएगा ना बेटा, तो k की पावर r बाहर आ गया। यहाँ पे 1 प्लस k स्क्वायर से लेकर के k की पावर n माइनस वन की पावर r। थोड़ा सा मैं हेल्प कर ही देता हूँ, रेस्ट आप लोग कर लेंगे। तो ये 1 माइनस k की पावर n बाय 1 माइनस k की पावर r
और फिर आ जाएगा k की पावर r 1 माइनस k की पावर n की पावर r और 1 माइनस k की पावर माइनस r। ठीक है, अब ध्यान देना बेटा, इस प्रोडक्ट से आपको k की पावर n चाहिए, जहां ऑलरेडी k की पावर r यहां पे बाहर इजीली अवेलेबल है। तो अगर ये k की पावर r को हटा दें, इससे चाहिए कोएफिशिएंट ऑफ k की पावर n। इफ आई रिमूव दिस तो क्या हो जाएगा, कोएफिशिएंट ऑफ, तो k की पावर r को हटा दोगे तो क्या चाहिए आपको, कोएफिशिएंट ऑफ k की पावर n माइनस r इन 1 माइनस k की पावर n की पावर r इंटू 1 माइनस k की पावर माइनस r। तो k की पावर n माइनस r का कोएफिशिएंट अब चाहिए अपने को इस वाले से, क्योंकि k की पावर r यहां ऑलरेडी मिल चुका है। तो आप फिर इसका जैसे एक स्टेप लिखोगे, क्योंकि देखो बाकी में तो आना नहीं है, RC1 k की पावर n, RC2 k की पावर n की पावर 2, उन सब से तो आएगा नहीं, 1 के साथ सिर्फ आएगा, 1 के साथ आएगा क्या चाहिए, k की पावर n माइनस r का कोएफिशिएंट चाहिए आपको। तो जब आप लिखेंगे, आपको मालूम है कि यहाँ पे c पे जो हम लिखते हैं n माइनस r, तो ऊपर क्या लिख देते हैं, n में उससे एक कम हम लोग ऐड करते थे। ठीक है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो है तो ऊपर में क्या किया, r से एक कम ऐड कर रहे हैं, r माइनस 1 है, यहाँ से देख लीजिए, तो उससे एक कम ऐड करते हैं और फिर उसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको यही वाली चीज मिल जाएगी। ठीक है बच्चों, आई होप इट इज क्लियर। लाइन कम पड़ रही है, वरना मैं इसको डिराइव कर ही देता। सिंपल समझो कि आप इसको लिखोगे ना, तो 1 माइनस RC1 k की पावर n प्लस RC2 k की पावर n की पावर 2 एंड सो ऑन, और इधर जब ये जाएगा तो क्या मिलेगा, 1 प्लस RC1 k, एक सेकंड देखो, 1 माइनस RC1 k की पावर n एंड सो ऑन। वाई सो ऑन, बिकॉज यू विल नेवर गेट k की पावर n माइनस r फ्रॉम दिस सीरीज। और जब आप इस तरफ आएंगे तो यहां पे आप लिखिएगा पहला टर्म 1, दूसरा टर्म क्या हो जाएगा, RC1 k प्लस r प्लस 1 C2 k स्क्वायर एंड सो ऑन। ठीक है बच्चों, तो एक ही चॉइस है ना कि जब 1 यहां पे k की पावर n माइनस r से मिले, तो 1 माइनस यहां पे देखोगे तो k की पावर n माइनस r c n माइनस r, तो यहां पे क्या आ जाएगा, तो r प्लस लिखो r प्लस n माइनस r, यहां पे देखो जो 2 है तो 1, तो यहां n माइनस r है, तो क्या करेंगे, n माइनस r माइनस 1, तो n माइनस r माइनस 1 कर देंगे बेटा। ठीक है, तो ये r से r देखिए आपका कैंसिल हो गया, तो ऊपर आपको क्या मिल गया, n माइनस 1 मिल गया। ठीक है, तो ये आपका कोएफिशिएंट हो गया n माइनस 1 c n माइनस r। ठीक है, अब यहां जगह है, यहां पे मैं एक्सप्लेन कर देता हूं। देखो, तो कोएफिशिएंट क्या हो गया बेटा, n माइनस 1 c n माइनस r। अब आप लिख सकते हैं इसको बायनोमियल कोएफिशिएंट लगाइए, NCR इक्वल टू NC n माइनस r, तो n माइनस 1 c n माइनस 1 माइनस n प्लस r, तो n से n कट जाएगा बेटा, ये r माइनस 1 आ जाएगा। ठीक है बच्चों, n माइनस 1 माइनस n प्लस r, तो n से n कट गया, r माइनस 1 आ गया। ये डेरिवेशन कर लिया, चलो लगे हाथ, बट आपको सिंपल ये रिजल्ट याद रहना चाहिए था। ये रिजल्ट याद रखिए कि n माइनस 1 c r माइनस 1 होता है। डेरिवेशन मैंने इसलिए करवाया ताकि आप इस पॉइंट को नोटिस कर सकें कि अगर कोई चीज सीरीज से कॉमन आ रही है तो उसको कॉमन लेकर के ड्रॉप कर दिया, तो अब जो बचा हुआ सीरीज है उसमें क्या चाहिए भाई, इससे जो k की पावर n माइनस r मिलेगा उसमें बाद में k की पावर r को तो मल्टीप्लाई ही करोगे ना, तो फाइनली तो आपको k की पावर n मिल ही गई। तो बीच से अगर कुछ भी ऐसा मिल रहा है तो आप उसको ड्रॉप कर सकते हैं। ये आपके कैलकुलेशन को इजी करेगा। जब आप प्रैक्टिकल क्वेश्चंस को फील करेंगे, फेस करेंगे उसको, तो ये चीज आपको वहां पे मदद करेगी। फिलहाल यहां पे आपको लग सकता है कि सर थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो गया, बट इन ट्रू सेंस इट विल हेल्प यू। तो मुझे पहले k की पावर n चाहिए थी, लेकिन यहाँ पे ऑलरेडी k की पावर r अवेलेबल है, तो उसको हटा दिया, तो अब k की पावर n माइनस r चाहिए, और फिर मैंने इसको ऐसे जनरलाइज करके लिख दिया है। सो आई होप इट इज क्लियर टिल नाउ। अब तक जो हम लोगों ने नंबर ऑफ इंटीग्रल सॉल्यूशन से देखा है बेटा, सीखा है,
दो फॉर्मूले, नंबर ऑफ नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन इज n प्लस आर माइनस वन सी एन, और नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन n माइनस वन सी आर माइनस वन। इससे इसका डेरिवेशन क्या है, प्रोसेस क्या है, कैसे अप्रोच करते हैं क्वेश्चन को, क्या करते हैं, बायनोमियल थ्योरम फॉर एनी इंडेक्स, बाकी सब बातें आई। लेकिन अगर मोस्ट इंपॉर्टेंट आउटकम देखेंगे तो आपके पास ये दो फॉर्मूले हैं। जब आप क्वेश्चंस करने लगेंगे तो मोस्ट ऑफ द टाइम आइदर यू विल यूज दिस फॉर्मूला और यू विल यूज डायरेक्टली द डेरिवेशन। ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और इस पे क्वेश्चंस को देखते हैं। ठीक है बच्चों, तो चलिए देखते हैं। अब मैं बेसिक क्वेश्चंस लेता हूं एक दो करके पहले, और फिर धीरे धीरे हम लोग डिफिकल्टी को बढ़ाएंगे और अलग अलग चीजों को देखेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, फाइंड द नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू लेट्स से 30। ठीक है बेटा, ऐसा कहां पूछेगा, जेईई मेंस पूछ सकता है, एडवांस में कैसे पूछेगा वो भी बताऊंगा मैं अभी। सिंपल, चूंकि पहला सवाल लेना था तो x1 प्लस x2 प्लस x3 की जगह x प्लस वाई प्लस जेड है, तीन वेरिएबल हैं, यहां पे है 30। तो आंसर क्या हो जाएगा, 30 प्लस 3 माइनस 1 सी 30, 32 सी 30, या लिख सकते हो 32 सी 2। ठीक है बच्चों, तो ये एक क्वेश्चन हो गया मान लीजिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फाइंड द नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन x प्लस वाई प्लस जेड 16 लेस देन इक्वल टू x प्लस वाई प्लस जेड लेस देन इक्वल टू 20। अब ऐसे सॉल्यूशन चाहिए जो कि इस इनइक्वलिटी को सेटिस्फाई करता हो। तो इसमें क्या करेंगे हम लोग बेटा, इसको पार्ट वाइज ब्रेक करेंगे। x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 16 चलेगा सर, x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 17 बढ़िया, x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 18 इट्स ओके, x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 19 भी चलेगा, x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 20 भी चलेगा बेटा। तो x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 16 के कितने सॉल्यूशन होंगे, तो 16 प्लस 3 माइनस 1 सी, 3 माइनस 1 दैट इज 2, तो क्या हो गया बेटा 18 सी 2। यहां पे 17 प्लस 3 माइनस 1 सी 2, तो कितना हो जाएगा बताओ, ये हो गया 18, ये हो जाएगा आपका 20 में से 1 गया 19, तो 19 सी 2, 18 प्लस 3 माइनस 1 सी 2, 20 सी 2, 19 प्लस 3 माइनस 1 सी 2, 21 सी 2, और 20 प्लस 3 माइनस 1 सी 2 दैट इज 22 सी 2। सो एनीथिंग इसमें से कुछ भी हो जाए तो वो हमारे रिजल्ट को सेटिस्फाई कर रहा है, इसीलिए हमारा टोटल आंसर क्या हो जाएगा बेटा, टोटल आंसर हो जाएगा 18 सी 2 प्लस 19 सी 2 प्लस 20 सी 2 प्लस 21 सी 2 प्लस 22 सी 2। डिपेंडिंग अपॉन द ऑप्शंस अवेलेबल वी विल सॉल्व दिस। जैसा ऑप्शन होगा उसके हिसाब से हम लोग इसको देखेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, डिजिटल वैल्यू होगी तो लगा देंगे, जो भी होगा। फिलहाल मैं इसको यहीं पे छोड़ रहा हूं कि ये ऐसे करके आपको पूछ सकता है। तो ये हो गया जीरो लेवल बेसिक, मतलब बिल्कुल इंटीग्रल सॉल्यूशन कहां से स्टार्ट होगा। कोई पूछेगा मुझसे कि सर इंटीग्रल सॉल्यूशन पे सबसे आसान सवाल क्या पूछ सकता है, तो सबसे आसान सवाल बेटा ये पूछ सकता है। छोटे छोटे कॉम्पिटिशन्स एनडीए में डायरेक्टली यही पूछ के निकल जाएगा, वीआईटी वेलोर में डायरेक्टली ये पूछ के निकल जाएगा, कॉमेड में ये पूछ के निकल जाएगा, यूपीटीयू में ये पूछ के निकल जाएगा। जो स्टेट एग्जामिनेशंस हैं जिनको बस ये जानना है कि बच्चे को फॉर्मूला आता है या नहीं, तो वो सिंपल ये बात पूछ करके निकल जाएगा। इसी तरीके से जेईई मेंस भी थोड़ा सा ट्विस्ट करेगा, बिट सेट भी थोड़ा ट्विस्ट करेगा, और जेईई एडवांस तो बहुत हाई फाई लेवल पे ले जाएगा। तो वो मैं अभी आपको दिखलाऊंगा आने वाले क्वेश्चंस के थ्रू। तो पहले आप इस दो क्वेश्चन को देख लीजिए।
जब एग्जैक्टली कुछ होता है तो, और जब ये चीज आती है कोई इंटरवल के बीच में पूछता है तो। ठीक है बच्चों, सो नाउ वी विल मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है बच्चों, अब देखिए कि यही सवाल पूछेगा, मान लीजिए फाइंड द नंबर ऑफ इंटीग्रल सॉल्यूशन। नॉन नेगेटिव नहीं लिखा हूं मैं, ध्यान दीजिएगा। फाइंड द नंबर ऑफ इंटीग्रल सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन x plus y plus z plus w equal to 20 where x greater than equal to -3, y greater than equal to -5, z greater than equal to 3, w greater than equal to 0। ठीक है, तो क्या किया देखो भाई, बदल दिया सबको। फाइंड द नंबर ऑफ इंटीग्रल सॉल्यूशन, लेकिन कहां जा सकते हैं, बहुत पीछे माइनस इन्फिनिटी पे आप नहीं जा सकते, यहां पे आपको दे दिया x ग्रेटर देन इक्वल टू -3 होना चाहिए, y ग्रेटर देन इक्वल टू -5 होना चाहिए, z ग्रेटर देन इक्वल टू 3 होना चाहिए, w ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। अब आपका चैलेंज क्या है? आपका चैलेंज ये है बेटा कि आपने ऐसा तो कुछ पढ़ा ही नहीं है। आपने पढ़ा है नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन या आपने पढ़ा है पॉजिटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन। ठीक है, अब एक मेहनती बच्चा जिसको ट्रिक नहीं मालूम है वो ये कर सकता है कि वो x की जीपी बनाएगा 1/k³ से, 1/k³ प्लस 1/k² प्लस 1/k प्लस 1 से लेकर के 20 तक। z की जीपी बनाएगा 1/k⁵ से, लेकिन उसको फिर उस प्रोडक्ट को लिखने में और वहां से कोफिशिएंट को कलेक्ट करने में एक लंबा टाइम लगेगा और कैलकुलेशन इतनी पजलिंग हो जाएगी कि वो गलत कर सकता है। ठीक है बेटा, तो अब इसके लिए मैं आपको यहां पे एक छोटा सा शॉर्टकट ट्रिक बता रहा हूं। अगर आप इसको अप्लाई करेंगे तो एक ही झटके में आपका ये क्वेश्चन हो जाएगा और आपको कोफिशिएंट निकालने की जरूरत खत्म पड़ जाएगी उस तरीके से। ठीक है, मैं कह रहा हूं देखो, लीनियर कॉरस्पॉन्डेंस एस्टेब्लिश कर दो। x क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू -3 है ना, तो x प्लस x1 एक वेरिएबल मान लो, या ऐसा मान लो कि x प्लस 3 इज इक्वल टू x1। एक वेरिएबल मान लो आप कि भाई x प्लस 3 जो है वो x1 है। तो बेटा अगर x ग्रेटर देन इक्वल टू -3 है तो x1 क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो जाएगा। भाई हमने क्या किया, लीनियर है ना। मान लो कहोगे सर x इक्वल टू -2 आया था, ठीक है भाई, x1 क्या आ जाएगा, -2 + 3 1 आ जाएगा। तो अगर कहीं से x1 की वैल्यू 1 आई है तो हम ऑटोमेटिकली समझ लेंगे कि x -2 रहा होगा। अगर कहीं से x1 की वैल्यू 5 आई है तो हम ऑटोमेटिकली समझ लेंगे कि x जो है वो 2 रहा होगा। तो ये लीनियर कॉरस्पॉन्डेंस है। हमको तो नंबर ऑफ सॉल्यूशन चाहिए, एग्जैक्ट सॉल्यूशन चाहिए नहीं कि अच्छा क्या क्या है, ये तो पूछ नहीं रहा, सिर्फ पूछ रहा है गिनती। तो अगर मान लो ये सब के साथ पहले एक बार कर देता हूं, y + 5 इक्वल टू y1, y + 5 इक्वल टू y1 डिफाइन कर देता हूं। तो y ग्रेटर देन इक्वल टू -5 है तो y1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो जाएगा। z - 3 इक्वल टू z1 कर देता हूं, तो z आपका ग्रेटर देन इक्वल टू 3 है तो z1 आपका ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो जाएगा। w को ऐसे ही रहने दो क्योंकि w खुद ही ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। ठीक है बच्चे, तो अब ऐसा लिखने से आउटपुट क्या होगा कि x1, y1, z1 और w सारे सेम प्लेटफॉर्म पे आ गए, सब ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। तो आप एक बार पहले लिख दीजिए, तो x की जगह लिखोगे x + 3, x की जगह हो जाएगा x1 - 3, तो x1 - 3 प्लस y1 - 5 प्लस z1 + 3 प्लस w इक्वल टू 20। ठीक है बच्चे, x हो गया x1 - 3, y हो गया y1 - 5, z हो गया z1 + 3, तो x1 प्लस y1 प्लस z1 प्लस w ये कट गया इक्वल टू 25। ठीक है भैया, अब आप इसका क्या करोगे, आप इसका लिख दो नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन। आप इसका लिख दीजिए नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन।
अब यहां से देखो सारे एक पैटर्न पे है ना, x1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, y1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, z1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, w ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। अब इसका कुछ भी एक वैल्यू आ गया, मान लो कि आपको सर इसके जो भी वैल्यू आएंगे उसमें से एक वैल्यू है 5 5 5 10, x1 भी 5, y1 भी 5, z1 भी 5 और w हो गया 10। तो ठीक है बेटा, x1 5 है तो आपका x हो जाएगा 2, y1 5 है तो आपका y हो जाएगा 0, z1 5 है तो आपका z हो जाएगा 8, w आपका 10 रहेगा। आपको तो नंबर से मतलब है, तो नंबर आपको यहां से वही मिलेगा, उसके कॉरस्पॉन्डिंग सॉल्यूशन भी आप निकाल सकते हैं। तो इसका अब नंबर ऑफ नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन क्या हो जाएगा? सो इट विल बी 25 प्लस 4 माइनस 1 C3 दैट इज इक्वल टू 28 C3। सो दिस इज आंसर। अब 28 C3 सॉल्यूशन है, हमें नंबर से मतलब है। वो मिले हैं, किसके मिले हैं? x1 y1 z1 और w के मिले हैं, लेकिन वो सारे कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। x1 y1 z1 और w ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, इसलिए नंबर ऑफ नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन लगाया है। यहां से क्या मिल रहा है? लीनियर इक्वेशन मिल रही है, वैल्यू मिल रहा है। x1 y1 z1 x y z के साथ लीनियरली असाइन है, तो इसीलिए सिर्फ एक वैल्यू मिलेगी। तो x1 के कॉरस्पॉन्डिंग ऐसा नहीं कि x के पास दो चॉइस है, सिर्फ एक ही चॉइस है। तो यहां से जितनी चॉइसेस होंगी उतनी ही चॉइस यहां से x y z के लिए भी मुझे मिलेगी। तो ऐसा करके आप क्या कर सकते हो? क्वेश्चन को एक प्लेटफॉर्म पे ला सकते हो और डायरेक्ट फॉर्मूला लगा सकते हो, पूरी सीरीज लिखने से बच सकते हो। अगर कोई बच्चा उस तरीके से सोचा होता कि सर कोफिशिएंट वाले मेथड से मैं बस उसको बता देता हूं कि देखो तुम्हारा चैलेंज कितना डिफिकल्ट होता, तो 1/k³ प्लस 1/k² प्लस 1/k प्लस 1 प्लस k से लेकर के k की पावर 20, ये तो हो गया बेटा x का। अब आ जाओ, ये हो जाएगा y का 1/k की पावर 5 प्लस 1/k की पावर 4 से चलते चलते k की पावर 20 तक। z का स्टार्ट ही होता है k³ से, k की पावर 4 से k की पावर 20, और w आपका k की पावर 0 से लेकर के k की पावर 20। इस प्रोडक्ट से k की पावर 20 का कोफिशिएंट निकालना ये बहुत ही टेढ़ा काम होता है बेटा, डिफिकल्ट काम होता है, क्योंकि सारी सीरीज अलग अलग बनती। ये वाली बनती 23 तक, ये वाली बनती 25 तक, ये बेचारी 3 से स्टार्ट ही हो रही है, ये 20 तक। तो ये डिफिकल्ट काम हो जाता, जिसको कि मैंने एक ट्रिक बताया आपको कि सारे वेरिएबल को या तो नॉन नेगेटिव पे ले आइए या पॉजिटिव पे ले आइए, जो डाटा आप लाना चाहते हैं, और फिर आप क्वेश्चंस को कीजिए। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। अब इसके बाद इसी कंसेप्ट पे मैं लैंग्वेज में आपको 2 क्वेश्चन दूंगा, एंड उसके बाद आई थिंक कि ये क्या मैं कहना चाह रहा हूं और बेटर तरीके से आप समझ जाएंगे। ठीक है बच्चों, तो अब आइए बढ़ते हम लोग क्वेश्चन की तरफ। ठीक है बच्चों, तो अब एक क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, जो मैंने अभी बेस को चेंज किया, सबको ग्रेटर देन इक्वल टू 0 पे लाया हूं, उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो एक सिंपल समझिए कि किसी ग्राउंड में लगातार एक लाइन से 50 चेयर्स रखे हुए हैं। ठीक है, किसी ग्राउंड में लगातार एक लाइन से 50 चेयर्स लगे हुए हैं। 10 लोग कितने तरीके से उन चेयर्स पे बैठ सकते हैं? सिंपल है कि कोई भी 2 लोग इकट्ठे ना बैठे, लगातार चेयर पे ना बैठे। सिचुएशन क्लियर है आपको? मान लीजिए कि ग्राउंड में हम जाते हैं, ये C1 है, C2 है, C3, C4 ऐसे कर करके C50 50 चेयर लगे हुए हैं। ठीक है बेटा, मान लो ये C49 है, 50 चेयर लगे हुए। ठीक है, टेंट हाउस वाले आइडेंटिकल चेयर हैं। ये मत समझना कि अरे सर C1 तो पीला वाला था, C2 तो नीला वाला निकला। टेंट हाउस वगैरह में बिल्कुल व्हाइट कपड़े में सफेदे में है। सो वी हैव 50 आइडेंटिकल चेयर्स इन ए रो। In how many ways 10 person can sit so that no 2 person is consecutive on consecutive chairs? लगातार कुर्सियों पे नहीं है। There is at least 1 chair vacant between any 2 person. ठीक है बच्चे, समझ गए? तो इस क्वेश्चन के 2 पड़ाव हैं। पहला पड़ाव है कि इन 50 में से 10 कुर्सियों को चुनना जो कि लगातार ना हो। इन 50 में से 10 कुर्सियों को चुनना जो कि लगातार ना हो। फिर आपके पास जब एक बार 10 कुर्सी मिल जाती है, उस पे 10 लोग 10 फैक्टोरियल से बैठ सकते हैं। वो हम एंड में जो भी रिजल्ट आएगा उसको 10 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है बच्चे, तो आप चाहो तो इसको अटेम्प्ट कर सकते हो। इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन।
यू कैन टेक 5 मिनट। मैं अभी इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करता हूं। तो जो 10 लॉग आते हैं, अब कई बार मैंने बच्चों को देखा है कि सर जब गैप 1 होगा, गैप 2 होगा, गैप 3 होगा, ऐसे कर करके कई सारे चैलेंजेस हैं। पहला वाला बंदा, सर पहला वाला जो बच्चा है या स्टूडेंट है या मेंबर है, कैंडिडेट है, वो पहले ही चेयर पे बैठ गया, पहले पे नहीं बैठा, तो इतनी सारी बातें आती हैं। मैं इसको बिल्कुल देखो एक सिंपल गैप मेथड से बताता हूं कि मान लो पर्सन 1 आया, बैठ गया। अब ये मत समझना कि C3 पे बैठा है। सबसे पहले पहला आदमी बैठा, फिर दूसरा आदमी P2, फिर P3 एंड लाइक दैट P10। 10 लोग आ गए, उन्होंने अपनी अपनी चेयर पकड़ ली है। ठीक है बच्चे, 10 लोग आ गए, उन्होंने अपनी अपनी चेयर पकड़ ली है। स्टार्टिंग चेयर से लेकर के P1 तक पहले पर्सन के बीच में मान लीजिए कि X1 चेयर वैकेंट है। स्टार्टिंग से लेकर के पहले आदमी के बीच में मान लीजिए कि X1 चेयर वैकेंट है। अगर ये आके पहले कुर्सी पे बैठा है तो X1 0 हो जाएगा। अगर ये आकर के चौथे कुर्सी पे बैठा है तो X1 3 हो जाएगा। अगर ये आकर के 20वें कुर्सी पे बैठा है तो X1 जो है 19 हो जाएगा। मैं सिंपल मान रहा हूं कि स्टार्टिंग पॉइंट से लेकर के जो पहला पर्सन बैठा है वहां तक में X1 चेयर वैकेंट है। P1 से P2 के बीच में X2 चेयर वैकेंट है। P2 से P3 के बीच में X3 चेयर वैकेंट है। ऐसे करके P10 आखिरी पर्सन और लास्ट तक में X11 चेयर वैकेंट है। ठीक है बेटा, तो आप देखिए जब 50 चेयर है बेटा तो 10 को चुनना या 40 को छांटना, बात एक है। ठीक है, 50C10 इज सेम एज 50C40। तो मैं 10 लोगों को कुर्सी दे रहा हूं या मैं 40 कुर्सी वैकेंट कर रहा हूं, दोनों एक ही बात है। तो मैंने कुर्सियां वैकेंट की है भाई। X1 कुर्सी वैकेंट है, फिर P1 और P2 के बीच में X2 कुर्सी वैकेंट है, फिर P2 और P3 के बीच में X3 कुर्सी वैकेंट है। ऐसे करके X11 कुर्सी वैकेंट है और टोटल वैकेंट कुर्सियां कितनी हैं? 40 हैं। ठीक है बच्चे, लेकिन कंडीशन है। कंडीशन क्या है बेटा कि X1 जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, क्योंकि पहला पर्सन जाकर के पहली कुर्सी पे भी बैठ सकता है। दूसरा, X11 भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। क्यों? क्योंकि ये जो 10वां पर्सन है जाकर के आखिरी कुर्सी पे भी बैठ सकता है। लेकिन इसके बीच के जो वेरिएबल्स हैं X2 ये ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है, X3 ये ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है, X10 ये ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है, क्योंकि कम से कम एक कुर्सी 2 लोगों के बीच में खाली रहनी चाहिए। तो मुझे जो वेरिएबल मिला है उसका स्ट्रक्चर है ये X1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, X11 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, X2, X3, X10 ग्रेटर देन इक्वल टू 1। अब मैं यहां पे ना तो इंटीग्रल सॉल्यूशन लगा सकता हूं, नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन, और ना ही पॉजिटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन। पॉजिटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन लगाने के लिए मुझे इस 2 को बदलना होगा और नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन लगाने के लिए मुझे इस 9 के 9 को बदलना होगा। मैं दोनों काम करके आपकी तसल्ली के लिए बताऊंगा और दोनों से रिजल्ट निकालूंगा और दोनों से सेम रिजल्ट आएगा। तो पहले हम क्या करते हैं बेटा, नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन के लिए आते हैं। तो मैं X2 माइनस 1 को Y2 बोल देता हूं। X2 माइनस 1 को Y2 बोल देता हूं, लीनियर क्रॉसपोंडेंस, जैसे पिछले क्वेश्चन में मैंने किया था। X3 माइनस 1 को Y3 बोल देता हूं, X4 माइनस 1 को Y4 बोल देता हूं, और इस तरह से काम करता हूं। X10 माइनस 1 को Y10 बोल देता हूं। ठीक है बच्चों, तो भैया X2 ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है, इसीलिए Y2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, Y3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, Y4 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, करेक्ट, Y10 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, X10 ग्रेटर देन इक्वल टू 1, so X10 माइनस 1 विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब X1 भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, X11 भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, इनकी रिप्लेसमेंट कर दीजिए। तो क्या कीजिएगा, X2 को लिखिएगा Y2 प्लस 1, X3 को लिखिएगा Y3 प्लस 1, X4 को लिखिएगा Y4 प्लस 1, यहां पे लिख दीजिए। तो X1 प्लस Y2 प्लस 1 प्लस Y3 प्लस 1 प्लस Y4 प्लस 1 से लेकर के Y10 प्लस 1 प्लस X11 इक्वल टू 40। ठीक है बच्चों, ये 1 प्लस 1 कितनी बार आया है? 9 टाइम्स आया है। X2, X3, X4 से लेकर के X10 तक
9 टाइम्स आया है तो ये हो गया x1 प्लस y2 प्लस y3 प्लस y4 प्लस y10 प्लस x11 इक्वल टू 40 माइनस 1 दैट इज 31। 40 माइनस 1 प्लस 1 प्लस 1 9 टाइम्स, तो 9 उधर चला जाएगा बेटा, तो 40 माइनस 9 दैट इज 31। अब सारे वेरिएबल क्या है, x1 क्या है ग्रेटर देन इक्वल टू 0, x11 क्या है ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y2 क्या है ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y3 क्या है ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y10 क्या है, सब ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। तो आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन, नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन। तो क्या हो जाएगा भैया, 31 प्लस 11 माइनस 1 सी 31 या 10 कुछ भी लिख लो, 31 लिखो या 11 माइनस 10 लिख दो, ये हो गया। आपको कितना हो जाएगा बताइए, 31 प्लस 10 41, 41 सी 10। सो इन दिस वे या 41 सी 31 कुछ भी आप लिख लें अपनी सहूलियत से। इतने तरीके से हम 50 में से 10 कुर्सियों को चुन सकते हैं ताकि कोई भी 2 कुर्सी लगातार ना हो। अब आपने एक बार 2 कुर्सियों को चुन लिया है, सीटिंग अरेंजमेंट की बात करें हम, क्योंकि हम लोगों को बैठा रहे हैं बेटा, तो सीटिंग अरेंजमेंट क्या हो जाएगा आपका, तो 10 लोग बैठने हैं 10 कुर्सी पे, तो 41 सी 10 इंटू में 10 फैक्टोरियल। ये लास्ट की चीज इस क्वेश्चन के अंदर आई है, क्योंकि 10 अलग अलग तरह के लॉग हैं वो बैठ रहे हैं, तो उनको हमने 10 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई किया है। हमारा इंटीग्रल सॉल्यूशन का पोर्शन यहीं पे खत्म हो जाता है। ठीक है बच्चे, अब कहोगे अच्छा सर पॉजिटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन कर दो, बढ़िया बात है। x1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो यहां पे आप एक नया वेरिएबल डिफाइन कीजिए, x1 प्लस 1 इक्वल टू y1, x11 प्लस 1 इक्वल टू y11। तो वही x1 है ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो y1 क्या हो जाएगा ग्रेटर देन इक्वल टू 1, x11 है ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो y11 भी हो जाएगा ग्रेटर देन इक्वल टू 1। अब आप x1 की वैल्यू क्या लिखिएगा, y1 माइनस 1, तो y1 माइनस 1 प्लस x2 प्लस x3 से लेकर के x10 प्लस y11 माइनस 1 इक्वल टू 40। लिख दीजिए अब सारी इक्वेशंस को, तो y1 प्लस x2 प्लस x10 प्लस y11 इक्वल टू, ये माइनस 1 उधर जाकर के 2, तो 42 हो जाएगा बेटा। अब आपको क्या लिखना पड़ेगा, आपके जो सारे वेरिएबल हैं, चाहे y1 हो, चाहे x2 हो, चाहे x3 हो, चाहे x10 हो, चाहे y11 हो, ऑल आर ग्रेटर देन इक्वल टू 1। तो आप क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन क्या होता है, n-1c r-1, तो 42 माइनस 1 42 माइनस 1 c 11 माइनस 1 एंड इट इज इक्वल टू 41 c 10। अब ये कुर्सियां देखो हमने चुन ली, यहां भी चुनी, यहां भी चुनी, देखो सेम आंसर आया। चाहे मैं नंबर ऑफ नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन लगाऊं, चाहे नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन लगाऊं, बेस को बदल लेने के बाद कोई फर्क नहीं है। अरेंजमेंट यहां भी 10 फैक्टोरियल से आप मल्टीप्लाई करोगे, अरेंजमेंट क्या हो जाएगा, तो 41 c 10 इंटू में 10 फैक्टोरियल। ये 10 फैक्टोरियल इस क्वेश्चन में आया क्योंकि 10 लॉग बैठ रहे हैं बेटा, ठीक है। तो क्वेश्चन मैंने नहीं लिखा, समझा दिया, सिंपल। क्या था क्वेश्चन, इन हाउ मेनी वेज 10 person can sit on 50 identical chairs in a row so that no 2 persons sit consecutive or sit together or there is at least one chair between any 2 person। ठीक है, और ये आपका अप्रोच है। आई थिंक कंसेप्ट बड़े अच्छे तरीके से आपने सीख लिया है, जान गए हैं। तो एक बार अब आप इसको देखिए और फिर मैं इस पे एक क्वेश्चन और करवाऊंगा और फिर हम लोग अगली क्लास की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, तो इस क्वेश्चन को देखिए, एन इंजीनियर इज रिक्वायर्ड टू विजिट ए फैक्ट्री फॉर एग्जैक्टली 4 days during the first 15 days of every month and it is mandatory that no 2 visit take place on consecutive days, then the number of all possible ways in which such visit to the factory can be made by the engineer during 1 to 15 June 2021
ठीक है बेटा, 1 से लेकर के 15 जून 2021 के बीच में कितने तरीके से विजिट की जा सकती है, एक ही इंजीनियर है। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भैया महीने की पहली तारीख से लेकर के 15वीं तारीख के बीच में इंजीनियर साहब कितनी बार फैक्ट्री की विजिट कर सकते हैं, कितने तरीके से 4 विजिट कर सकते हैं, ताकि कोई भी 2 विजिट लगातार ना हो। वो पहली तारीख को भी जा सकते हैं, वो 15वीं को भी जा सकते हैं। 1 से 15 तारीख के बीच में उनको 4 बार कंपनी की विजिट लेनी है, लेकिन कोई भी विजिट लगातार नहीं होनी चाहिए। तो मान लीजिए फर्स्ट तारीख 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, ये आपका कैलेंडर है बेटा, 1 से लेकर के 15 तारीख। ठीक है, अब देखिए कि भाई विजिट होनी है, क्या लगा देते हैं, डायरेक्ट कंसेप्ट लगा देते हैं कि पहली विजिट जो हुई V1 तब तक X1 डेज जो है वो खाली है, फिर हो गई V2 X2 डेज, फिर हो गई V3 X3 डेज, फिर हो गई V4 X4 डेज, और फिर V5 तो होनी नहीं है, तो आखिरी में ये रह गया। तो टोटल 4 दिन विजिट कर रहे हैं बेटा, यानी कितने दिन विजिट नहीं कर रहे हैं, 11 दिन विजिट नहीं कर रहे हैं। तो X1 प्लस X2 प्लस X3 प्लस X4 प्लस X5 इज इक्वल टू 11। 15 में से 4 डेज विजिट नहीं कर रहे हैं, तो ये आपको हो गया 11। अब लेकिन वो हो सकता है पहली तारीख को विजिट करें, इसीलिए X1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। हो सकता है वो 15वीं तारीख को विजिट कर लें, इसीलिए X5 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। X2 X3 X4 ग्रेटर देन इक्वल टू 1, ग्रेटर देन इक्वल टू 1, ग्रेटर देन इक्वल टू 1। क्या अप्रोच लगाएंगे, तो चलो कन्वर्ट कर लेते हैं। तो X2 माइनस 1 को मान लेते हैं Y2, X3 माइनस 1 को मान लेते हैं Y3, X4 माइनस 1 को मान लेते हैं Y4। तो ये हो गया ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब जब आप लिखिएगा इक्वेशन में, तो आप क्या लिखिएगा, आप लिखिएगा X1 प्लस Y2 प्लस 1 प्लस Y3 प्लस 1 प्लस Y4 प्लस 1 प्लस X5 इक्वल टू 11। ठीक है बच्चों, तो X1 प्लस X5, X2, X3, X4 की जगह Y2, Y3, Y4 लिख दिया, तो इक्वेशन मिल गई बेटा X1 प्लस Y2 प्लस Y3 प्लस Y4 प्लस X5 इक्वल टू 1, 1, 1, 3 कम कर दोगे क्या हो जाएगा 8। अब आपको क्या चाहिए इसका, आपको इसका चाहिए नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशंस, क्योंकि आपके जो वेरिएबल हैं सब ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हैं, तो आपको चाहिए नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन। ठीक है बेटा, अब ये नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन तो लगा दो, क्या मिल जाएगा 8 प्लस 5 माइनस 1 C4, क्या हो गया बताइए, तो 12 C4 क्या हो जाएगा बेटा 12 फैक्टोरियल बाय 8 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल। सिंप्लीफाई कीजिए, तो 12 इंटू 11 इंटू 10 इंटू 9 बाय 4 फैक्टोरियल हो जाता है 24। कैंसिल आउट करो, 12 से 24 को तो ये हो गया 2, 2 से 10 को तो 5, सो इट इज 55 इंटू 9। कितना हो जाएगा बताइए 55 इंटू 9, 10 होता तो 550 में से 55 कम कर दीजिए तो 495। सो 495 इज योर आंसर। एक ही इंजीनियर है, इसीलिए वो चारों दिन जाएंगे तो कोई फर्क पड़ना नहीं है, सिंगल आदमी है, तो आपको यहाँ पे 495 आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन आई होप सबको क्लियर है। एक इंजीनियर को महीने की पहली 15 तारीख में से 4 विजिट लगानी है, कोई भी 2 विजिट लगातार नहीं होनी चाहिए। तो ये हम लोगों ने अप्रोच किया है। V1, V2, V3, V4 हमारे विजिट है, X1, X2, X3, X4, X5 हमारे गैप हैं। X1 पहले दिन से लेकर के V1 जो पहली विजिट है उसके बीच का गैप है, तो X1 और X5 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। X2, X3, X4 ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है, तो उसको हम लोग सेम प्लेटफॉर्म पे लाए हैं, सारे वेरिएबल को ग्रेटर देन इक्वल टू 0 किया है और फिर नंबर ऑफ नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन को अप्लाई कर दिया है। यहां से 495 आपका आंसर आ गया है। आई होप कंसेप्ट इज क्लियर। इससे डिफिकल्ट वो पिछला वाला सवाल था, ये थोड़ा सा कंपैरेटिवली इजी है, लेकिन मैं आपको बताऊं कि ये क्वेश्चन इस साल
जेईई एडवांस 2020 में आया हुआ है बेटा। ये जो क्वेश्चन है ये 2020 के इंटीजर टाइप में आया हुआ है, तो आप करते तो +4 नंबर आपको मिलता, नेगेटिव मार्किंग नहीं थी इसमें। लेकिन ये एक सिंपल सवाल देखो पीएनसी पे पूछा है, तो अगर आपको ये वेरिएबल चेंज करना आता है तो आप बड़े आराम से इस क्वेश्चन को कर सकते हो। तो ये अभी तक हम लोगों ने नंबर ऑफ इंटीग्रल सॉल्यूशन में पहले सबसे बेसिक क्वेश्चन और फिर वेरिएबल को चेंज करके देखा है। अभी बहुत कुछ इसमें पढ़ना है बेटा। आज की क्लास को मैं यहीं पे इसी पॉइंट पे इसको खत्म करूंगा, लेकिन अभी नंबर ऑफ इंटीग्रल सॉल्यूशन में बहुत सारे डिफरेंट वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस को हम लोगों को देखना है, तो वो हम लोग अगली आने वाली क्लासेस में देखेंगे। ठीक है बच्चों, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।